नमस्कार दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए। Orissa looks like a freaking painting. This Looks like a beautiful red lake, right? But it is actually extremely toxic. The reason you see me chilling is because I only found out after I came back from this place. This area has one of Asia's largest aluminum complexes, and what you're seeing here is not water, it's industrial waste that is dumped here. When bauxite is processed to make aluminum, it leaves behind a thick residue called red mud. The pH level here is 12 to 13, almost the same as bleach. During heavy rains, this red mud can seep into nearby soil and groundwater. Locals say it has already affected farming, water sources and health. Skin irritation, breathing issues, polluted land. यह वीडियो अपने ही भारत के ओडिशा का है। इस रेड मड पाउंड ने यहाँ रहने वाले लाखों लोगों को प्रभावित किया है। आज यह यहाँ के इकोसिस्टम के लिए कितना खतरनाक है और इस डिजास्टर के लिए कौन जिम्मेदार है, आज के वीडियो में इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो ओडिशा अपनी नेचुरल ब्यूटी और मिनरल्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। भारत के कुल बॉक्साइट का लगभग 51% हिस्सा यानी आधा इसी धरती के नीचे छिपा हुआ है। यही रीजन है कि नाल्को, हिंडाल्को और वेदांता जैसी बड़ी एल्युमिनियम कंपनियों ने अपना विशाल इंडस्ट्री यहाँ स्थापित किया हुआ है। इन इंडस्ट्रीज को ओडिशा राज्य के डेवलपमेंट का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक समस्या छुपी हुई है, जिसे रेड मड या लाल कीचड़ के नाम से जाना जाता है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी जानकारी दी जाएगी वह पब्लिक डोमेन में अवेलेबल प्रतिष्ठित मीडिया और ऑर्गेनाइजेशन लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल, द हिंदू, ग्रीन ट्रिब्यूनल और द वायर जैसी संस्था से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है, जिनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो वीडियो खत्म होने के बाद उन्हें भी पढ़ सकते हैं। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। रेड मड यानी लाल कीचड़ एल्युमिनियम बनाने की प्रक्रिया में निकलने वाला एक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो आज ओडिशा के पर्यावरण और वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। रेड मड, जिसे वैज्ञानिक भाषा में बॉक्साइट अवशेष कहा जाता है, यह बॉक्साइट ओर से एल्युमिना निकालने की वायर प्रक्रिया का एक बाय प्रोडक्ट है। पहले यह समझते हैं कि एल्युमिनियम बनता कैसे है। देखिए, जब रिफाइनरी में बॉक्साइट को कास्टिक सोडा के साथ हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो एल्युमिनियम तो निकल जाता है, लेकिन पीछे बड़ी मात्रा में एक लाल रंग का गाढ़ा कीचड़ बच जाता है, जिसे रेड मड कहते हैं। इस कीचड़ का रंग इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है, जो सिर्फ मिट्टी का कीचड़ नहीं है बल्कि केमिकल्स और हैवी मेटल्स का एक मिश्रण होता है। इस वेस्ट की सबसे बड़ी समस्या अत्यधिक क्षारीयता है। सामान्यतः इसका पीएच मान 11 से लेकर के 14 के बीच होता है। यह इतना खरा है कि किसी भी जीवित ऊतक को या फिर पौधे को कुछ ही पल में खत्म करने के लिए काफी है। इन्हीं कीचड़ों को एकत्रित करने के लिए कंपनियों के द्वारा बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं, जिन्हें रेड मड पाउंड्स कहा जाता है। ओडिशा की भौगोलिक स्थिति और हैवी मानसून के कारण ये तालाब अक्सर टूटने या रिसाव के शिकार हो जाते हैं, जिससे यह लाल जहर पहले सीधे खेतों में और उसके बाद फिर खेतों से होते हुए नदियों में मिल जाता है। ओडिशा के कालाहांडी, कोरापुट और ओंगुल जैसे जिले में जहां यह इंडस्ट्री स्थित है, वहां रहने वाले लोगों के लिए सांस लेना और पानी पीना भी अब एक चुनौती बन चुका है। यह रेड मड पॉल्यूशन दो तरह से लोगों को बीमार बना रहा है, एक तो हवा के माध्यम से और दूसरा पानी के माध्यम से। पहले देखते हैं पानी के जरिए कैसे फैलता है। लांजीगढ़ और दमनजोड़ी के आसपास के लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए वंशधारा और पातल जैसी नदियों पर निर्भर है। जब इन रेड मड तालाबों से रिस कर या ओवरफ्लो होकर यह जहरीला पानी नदियों में मिलता है तो वह पूरे पानी को कास्टिक युक्त बना देता है। यहाँ रहने वाले विलेज के लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि इन नदियों में नहाने के बाद उसके शरीर पर रैशेस आ जाते हैं, लाल चकत्ते हो जाते हैं, खुजली होती है और शरीर में जलन सा महसूस होता है। यह समस्या मानसून के दौरान तो और भी विकराल हो जाती है। इस टाइम पर रिसाव काफी बढ़ जाता है, इवन तो ओवरफ्लो की समस्या भी ज्यादातर देखी गई है, जिस कारण नदियां पूरी तरह लाल हो जाती। इसके विपरीत जब गर्मियों के महीने में तालाब का ऊपरी हिस्सा सूख जाता है तो इसकी बारीक और जहरीली धूल हवा में उड़ने लगती है, जो केवल बाहर ही नहीं रहती बल्कि लोगों के घरों के अंदर, दीवारों पर, खाने के बर्तनों में, कपड़ों पर जाकर जम जाती है। लोकल लोगों का कहना है कि इन डस्ट के कारण उन्हें हमेशा खांसी, सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफें होती है।
बच्चों और बूढ़ों में अस्थमा के मामले इन इलाकों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया कि ये बारीक कण PM 2.5 और PM 10 सांस के जरिए सीधे फेफड़े की गहराई में जाकर ब्लड में मिल जाता है, जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क काफी बढ़ जाता है। नालको के ओंगोल इंडस्ट्री के आसपास के क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि वहाँ का वातावरण फ्लोराइड से काफी पॉल्यूटेड हो चुका है। रिफाइनरी से निकलने वाली गैसें और लिक्विड वेस्ट में काफी मात्रा में फ्लोराइड होता है, जो मिट्टी और पानी में जमा हो जाता है। इसके संपर्क में आने से बच्चों के दांत पीले होकर टूटने लगते हैं। इसे डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। इससे भी डरावनी स्थिति स्केलेटल फ्लोरोसिस की है, जिसमें लोगों की हड्डियां और जोड़ें इतनी कमजोर हो जाती है कि वो ठीक से चल फिर भी नहीं सकते और उम्र भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। रेडमड का प्रॉब्लम केवल स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है, बल्कि ओडिशा के शेड्यूल ट्राइब और ग्रामीण समाज की पूरी अर्थव्यवस्था पर इनका इम्पैक्ट पड़ता है। जनरली इन लोगों का जीवन प्रकृति, पशुपालन और कृषि पर टिका होता है और ये इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूटेंट बनकर इन्हीं तीनों पर वार करता है। कोरापुट और कालाहंडी के किसान जो कभी अपने उपजाऊ भूमि पर धान, रागी और मूंग की भरपूर फसलें उगाते थे, आज अपने ही खेतों को बंजर होते देख रहे हैं। रेडमड का पानी जब खेतों में भर जाता है तो वह सूखने के बाद कंक्रीट की तरह बिल्कुल हार्ड हो जाता है। ये मिट्टी के छिद्रों को बंद कर देती है, जिससे पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और पौधे मर जाते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि रेडमड के रिसाव वाले पानी में लीचेट नामक एक सॉल्यूशन होता है, जिसके संपर्क में आने से फसलों का शोषण दर गिर जाता है और वह पीला पड़ करके सूख जाता है। किसानों का कहना है कि उसकी दशकों पुरानी जमीन अब फसल उगाने के लायक नहीं बची है, जिस कारण वो कर्ज और गरीबी के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। ग्रामीणों के लिए लाइफलाइन मानी जाने वाली वंशधारा नदी और छोटे नाले अब जहर उगल रहे हैं। गर्मियों में जब कुएं सूख जाते हैं तो ग्रामीणों के पास इन दूषित जल को पीने के अलावा और कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता है। कुछ कंपनियां इन क्षेत्र में टैंकरों से पानी देने का दावा करती है, लेकिन वह पानी आबादी के जरूरतों के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरा के जैसे होता है। वेदांता, नालको और हिंडाल्को जैसी बड़ी कंपनियों पर यह आरोप है कि उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने और प्रॉफिट कमाने पर तो ध्यान दिया, लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट के मैनेजमेंट के आधुनिक और सुरक्षित तरीके नहीं अपनाए। लांजीगढ़ में सितंबर 2024 में हुआ हादसा इसका जीता जागता प्रमाण है, जहां करीब 4 लाख क्यूबिक मीटर जहरीला पानी बांध टूटने के कारण बाहर निकल गया। ये कंपनियां अक्सर जीरो डिस्चार्ज का दावा करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर रिसाव और ओवरफ्लो की घटना बार बार होती रहती है। मार्च 2026 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने वेदांता के लांजीगढ़ रिफाइनरी में रेडमड तालाब की दीवार के टूटने के मामले को काफी गंभीरता से लिया। ट्रिब्यूनल ने कंपनी से जवाब मांगा और इस बात के जांच के आदेश दिए कि इस जहरीले डिस्चार्ज से वंशधारा नदी और स्थानीय किसानों का कितना नुकसान हुआ है। याचिकाकर्ता ने मांग की कि कंपनी पर प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के तहत भारी जुर्माना लगाया जाए और कृषि भूमि को पूरी तरह से साफ किया जाए। उड़ीसा राज्य ने औद्योगिक घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की दरें फिक्स की। सितंबर 2024 के बाढ़ और रिसाव के बाद मुआवजे की घोषणा किया गया। हालांकि लोकल नेताओं का यह आरोप था कि घोषित मुआवजा एक्चुअल नुकसान के मुकाबले बहुत कम है। उदाहरण के लिए, जहां किसानों के द्वारा 77,000 रुपये प्रति एकड़ की मांग थी, वहीं सरकार के द्वारा मुआवजे की राशि इस टेबल के अनुसार निर्धारित किया गया। नालको कंपनी का दावा है कि वह दमनजोड़ी के आसपास के 220 गांवों में मोबाइल हेल्थ यूनिट चला रहे हैं, जिससे प्रत्येक साल 70,000 मरीजों को लाभ मिलता है। लेकिन वहां रहने वाले लोगों का यह शिकायत है कि ये हेल्थ यूनिट केवल मामूली बीमारियों का इलाज करते हैं, जबकि रेडमड से होने वाले गंभीर बीमारियों के लिए कोई अस्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि इन उद्योगों से असली फायदा किनको हो रहा है? यह एक कड़वा सच है कि जिस जमीन से खनिज निकाला जा रहा है, सबसे अधिक वहीं के लोग पीड़ित हैं, जबकि आपको भी पता है कि इनके आर्थिक लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा कहीं और जा रहा है। ओडिशा के लिए एल्युमिनियम उद्योग सोने की अंडा देने वाली मुर्गी के जैसा है। राज्य के GSDP में इस क्षेत्र का योगदान हमेशा सर्वाधिक रहता है। एक अनुमान के अनुसार केवल 3 नए बॉक्साइट एल्युमिनियम क्लस्टर स्टार्ट होने से राज्य को सालाना लगभग 18,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है।
इसके अलावा रॉयल्टी और टैक्स के रूप में हजारों करोड़ अलग से मिलेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एल्युमिनियम की डिमांड हमेशा काफी होती है, क्योंकि इसका उपयोग ईवी में, सौर ऊर्जा पैनल और डिफेंस इक्विपमेंट में किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग बढ़ने से इन कंपनियों के प्रॉफिट ग्राफ रॉकेट हो चुका है। अकेले हिंडाल्को ने उड़ीसा में लगभग 30,700 करोड़ से अधिक का निवेश किया है और भविष्य में 37,000 करोड़ की और योजनाएं हैं। भारत की नजरिए से देखें तो डोमेस्टिक एल्युमिनियम प्रोडक्शन बढ़ने से विदेशों पर निर्भरता कम हुआ है। भारत को हर साल एल्युमिनियम आयात करने के लिए लगभग 70,000 करोड़ से अधिक के फॉरेन रिजर्व को खर्च करना पड़ता था। इसीलिए इन उद्योगों को मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर सवाल बनता है कि इन समस्याओं से डील कैसे करें। देखिए, अगर सही नीतियां और तकनीक अपनाई जाए तो रेडमड की समस्या को कम किया जा सकता है। आज इसे फेंकने के बजाय इनके पुनः उपयोग पर काम किया जा रहा है। इस रेडमड को कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज किया जा सकता है। नाल्को ने नागपुर में एक पायलट प्लांट शुरू किया है जो सालाना लगभग 10 लाख ईंट बनाने की क्षमता रखता है। रेडमड में मौजूद हाई आयरन और सिलिका इसे सीमेंट और ईंट के लिए सूटेबल रॉ मटेरियल बनाती है, जिससे न केवल कचरा कम होगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। इसके अलावा रेडमड में स्कैंडियम, टाइटेनियम और लिथियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट भी होते हैं जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूजफुल हो सकता है। भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला CSIR इस कीमती धातुओं को इस रेडमड से निकालने के लिए तकनीक विकसित कर रही है। अगर वह कमर्शियली सक्सेसफुल होता है तो यह रेडमड जो है एक बोझ के बजाय बेशकीमती रिसोर्स बन जाएगा। हिंडाल्को के झारखंड मुरी प्लांट में किए गए एक सक्सेसफुल रिसर्च में यह पता चला कि जिप्सम और जैविक खादों के उपयोग से रेडमड को डंप किए जाने वाले स्थान पर पुनः हरियाली लाई जा सकती है। इससे धूल उड़ना बंद हो जाता है और फिर धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी वापस आ जाएगी। दोस्तों, उड़ीसा का एल्युमिनियम फैक्ट्री आज एक दो राहे पर खड़ा है। एक तरफ ये राज्य को आधुनिकता और समृद्धि की ओर ले जा रही है, तो दूसरी तरफ यह अपने ही मिट्टी और लोगों को जहर दे रहा है। रेडमड के इस मुसीबत से एक चीज तो क्लियर है कि विकास की कोई भी योजना तब तक सक्सेसफुल नहीं मानी जा सकती जब तक कि वह वहां रहने वाले सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। रेडमड से होने वाली स्वास्थ्य समस्या काफी गंभीर है। इन्हें केवल CSR के नाम पर मिलने वाली छोटी मोटी मदद से ठीक नहीं किया जा सकता है। इस फील्ड में काम करने वाले कंपनियों की जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है। जब तक लापरवाही पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक हालात नहीं बदलने वाले हैं। विकास का लाभ केवल कॉरपोरेट्स को नहीं बल्कि उन माइग्रेटेड कम्युनिटी को भी मिलना चाहिए जिन्होंने अपनी जमीनें खोई है। साथ ही उड़ीसा को अपने इस खनिज संपदा का उपयोग ऐसे करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को केवल लाल कीचड़ का ढेर न मिले बल्कि सुरक्षित और एक स्वस्थ वातावरण मिले। मेक इन इंडिया के सफलता केवल उत्पादन के आंकड़ों में नहीं बल्कि उन आदिवासियों और किसानों की चेहरों की मुस्कान में होनी चाहिए जो आज इस जहरीले कीचड़ की साए में जीने को मजबूर हैं। भविष्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स को सबसे ऊपर रखना ही इस डिजास्टर का एकमात्र परमानेंट सॉल्यूशन है। जय हिंद।